हेलो दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बीएड एंड डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के प्रिपरेशंस करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट की दृष्टि से ही ये वीडियो बनाया गया है। बीएड और डीएड जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात होती है तो लगभग मैंने जो 40 से 50 क्वेश्चन बनाया है, वही 40 से 50 क्वेश्चंस लगभग बीएड में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? अधिगम का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? तो अभ्यास पर, आयु पर, बुद्धि पर, विषय पर। अधिगम का स्थायित्व बोल रहा है कि अधिगम हम किस तरीके से ला सकते हैं। तो अधिगम हम किस तरीके से ला सकते हैं? अभ्यास पर। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा अधिगम हम ला सकते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में योजना का कार्य है। शिक्षण की प्रक्रिया में योजना का क्या कार्य है? तो शिक्षण की प्रक्रिया में योजना का कार्य है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। पूर्व से जो भी निर्धारित रहेगा वो उद्देश्य को प्राप्त करना क्या होगा? शिक्षण की प्रक्रिया होगा। अध्यापन कला का संबंध क्या है? अध्यापन कला का संबंध है। तो अध्यापन हम किस तरीके से कर सकते हैं? क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कहाँ पढ़ाया जाए? तो इसका जो मेन है वो क्या है? इसका आंसर कैसे पढ़ाया जाए स्टूडेंट लोग को कि अध्यापन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा का प्रमुख कार्य। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? जानकारी देना, परीक्षा कराना, समग्र विकास, नीति निर्धारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समग्र विकास। शिक्षण का प्रमुख कार्य समग्र विकास होगा। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य सामाजिक समायोजन, सांस्कृतिक विरासत देना, समाज में परिवर्तन लाना, उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों है, तीनों के तीनों शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक को विद्यार्थी में किस प्रकार व्यवहार विकसित करना चाहिए? जो शिक्षक है उसको विद्यार्थी में किस प्रकार व्यवहार को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निष्क्रियता। निष्क्रियता व्यक्त करना चाहिए, उसमें व्यवहार में निष्क्रियता का आना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक कैसे कक्षा का प्रबंधन करता है? तो एक अच्छा शिक्षक किस तरीके से कक्षा का प्रबंधन कर सकता है? डर से, नियम से, मित्रता से और प्रेम से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम से। अब अगला हम लोग देखते हैं, शिक्षक को पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक को पढ़ाने से पहले कक्षा सजाना, पाठ योजना बनाना, प्रश्न पत्र बनाना, मूल्यांकन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ योजना बनाना। आखिर जिस पाठ पर हम चर्चा करने वाले हैं वो पाठ के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये योजना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लूम के अनुसार अधिगम के कितने क्षेत्र होते हैं? जो ब्लूम है, ब्लूम के अनुसार अधिगम के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ब्लूम के अनुसार अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा। 10वां नंबर, कोई बालक तेजी से चीज़ें सीखता है, इसका मुख्य क्या कारण है? अभ्यास, बुद्धिमत्ता, रुचि, आयु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? अभ्यास। तो कोई बालक तेजी से सीखता है तो क्यों सीखता है? तो बार बार अगर अभ्यास करेगा वो बालक उतना ही ज़्यादा क्या होंगे? इंटेलिजेंट होंगे, सीखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग 11वां नंबर की। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? तो प्रेरणा का मुख्य कार्य प्रतियोगिता बढ़ाना, अधिगम के लिए ऊर्जा देना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना और शिक्षक। तो जो प्रेरणा है, प्रेरणा का मुख्य कार्य होना चाहिए अधिगम के लिए ऊर्जा देना। अधिगम के लिए ऊर्जा जितना ज़्यादा देंगे वो अधिगम उतना ही ज़्यादा हमको क्या मिलेगा? प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 12वां नंबर,
12वां नंबर सबसे प्रभावशाली शिक्षक सहायक सामग्री है। सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक मतलब सबसे प्रभावशाली हम किससे विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अनुभव के द्वारा। चार्ट पेपर तो दिखाते ही हैं, मॉडल दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? हमें अनुभव होना चाहिए, तब जाके वो भी शिक्षण सहायता में मिल पाएगी शिक्षण को। 13वां नंबर शैक्षिक उद्देश्य किस पर आधारित होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य किस पर आधारित होते हैं? तो शैक्षिक उद्देश्य को आधारित होने के लिए छात्रों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। छात्रों की आवश्यकता क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। पाठ्य पुस्तक की भी है, शिक्षकों की रुचि है, परीक्षा की पद्धति है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी है? छात्रों की आवश्यकता होगी, तब जाके शैक्षिक उद्देश्य पर आधार हम व्यक्त कर सकते हैं। बात करते हैं अब 14वां नंबर, व्यवहार परिवर्तन शिक्षा की पहचान है। यह किसने लिखा? जॉन डेवी, स्किनर, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है? जॉन डेवी। जॉन डेवी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहार परिवर्तन शिक्षा की पहचान यह लिखा है। ठीक है, अब हम लोग अगले में चलते हैं। अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है। यह किसका कथन है? तो अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है। पियाजे, स्किनर, ब्रूनर, वाटसन। तो तीनों में से इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी नंबर, स्किनर। अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन दिया है स्किनर ने। टीचिंग इज अ ट्रीपोलर प्रोसेस में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो जो टीचिंग इज अ ट्रीपोलर प्रोसेस है उनमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो उनमें है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जो ये कह रहा है टीचिंग इज अ ट्रीपोलर प्रोसेस, टीचिंग क्या है? तीन लोगों की प्रक्रिया है। तो तीन लोग की प्रक्रिया है, तो कौन कौन से प्रक्रिया है? विद्यालय, समाज, पाठ्यक्रम, ये तो नहीं होगा। छात्र, पाठ्य पुस्तक, मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। शिक्षक, छात्र, वातावरण, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। समग्र शिक्षा का अर्थ, जो समग्र शिक्षा है उसका अर्थ क्या है? तो समग्र शिक्षा का अर्थ है बौद्धिक, नैतिक व सामाजिक विकास। समग्र शिक्षा का अर्थ क्या है? बौद्धिक, नैतिक व सामाजिक विकास। ठीक है, अब अगले नंबर पे देखते हैं हम लोग। कक्षा में छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कक्षा में अनुशासनहीनता कुछ विद्यार्थी रहते हैं वो लोग कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए, दंड देना चाहिए, प्रधानाचार्य से शिकायत करना चाहिए। अब ये चीज़ें करने से क्या होगा? विद्यार्थी कभी नहीं सुधरेंगे। पहला ये करना चाहिए कि कारण समझकर उपाय करना चाहिए। पहला उसको क्या करना चाहिए? कारण समझना चाहिए, इसके बाद फिर उस पर कोई भी कार्रवाई की जाना चाहिए। 19वां नंबर, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार समाज, विद्यार्थी का ज़रूरत, शिक्षक का अनुभव, पाठ्यक्रम। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? विद्यार्थी की ज़रूरत होनी चाहिए शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? तो जो लर्निंग बाय डूइंग है उसका सिद्धांत दिया है ब्रूनर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, 21वां नंबर, पाठ योजना बनाते समय किसका ध्यान रखा जाता है? तो पाठ योजना बनाते समय किसका ध्यान रखा जाता है? पाठ्यक्रम का नहीं, समय का नहीं, उद्देश्य का नहीं, ये तीनों से तीनों का, यानी पाठ्यक्रम का भी ध्यान रखा जाता है, समय का भी ध्यान रखा जाता है, उद्देश्य का भी ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या नंबर होगा? डी नंबर होगा। अब बात करते हैं हम लोग, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या करता है?
तो एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले कक्षा का अनुशासन नहीं, विषय का ज्ञान, हाँ, विषय का ज्ञान सबसे पहला जो शिक्षक होता है वो विषय के ज्ञान पर फोकस नहीं करता है। उनको सबसे पहला ज़रूरत होती है छात्रों की समझ की, कि छात्र क्या समझ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, छात्रों की समझ। 23वां नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति में बल दिया जाता है। तो जो छात्र हैं वो केंद्रित जो शिक्षण है उस पद्धति में बल दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भागीदारी पर। किस पर, भागीदारी पर बल दिया जाता है। 24वां नंबर, शिक्षा में ICT का उपयोग मुख्यतः होता है। जो शिक्षा है उसमें ICT का मुख्यतः उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है ICT पहला तो मूल्यांकन में भी होता है, संप्रेषण में भी होता है, प्रेरणा देने में भी होता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा डी नंबर। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होने चाहिए क्या, नौकरी देना, ये तो नहीं, अंक, ये भी नहीं, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास होना चाहिए शिक्षा का अंतिम उद्देश्य। तब जाके ही जो समाज है वो क्या होंगे, जागरूक होंगे। यानी नौकरी पाना, अंक लाना और परीक्षा पास करना मेन उद्देश्य नहीं है, व्यक्तित्व विकास करना है कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। 26वां नंबर, सफल शिक्षण का संकेत है। तो जो सफल शिक्षण का संकेत है, सफल शिक्षण का संकेत परीक्षा में अंक लाना नहीं, विषय में रुचि, प्रश्नों का उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सफल शिक्षण का संकेत व्यवहार में परिवर्तन लाना है। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, यह किसका सिद्धांत है, तो चाइल्ड इज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है, यह किसने सिद्धांत दिया, तो ये दिया ड्यू नामक वैज्ञानिक ने, ड्यूई। 28वां नंबर, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाती है। तो सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि मानी जाती है वो है करेक्ट आंसर संवाद। तो संवाद करके हम सबसे अच्छा शिक्षण कर सकते हैं। 29वां नंबर की बात करते हैं अब हम। तो 29वां नंबर क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसका प्रमुख अंग है, कह रहा है स्मृति, संवेदनशीलता, व्यवहार एवं अनुभव। तो जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसका प्रमुख अंग क्या है, संवेदनशीलता। शिक्षक को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो शिक्षक है उसको छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, गतिविधियों के माध्यम से, कि कोई भी काम कर रहा है उसके माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षण और अधिगम के संबंध को जोड़ता है। तो शिक्षण और अधिगम के संबंध को क्या जोड़ता है, पाठ्यक्रम नहीं, उद्देश्य नहीं, मूल्यांकन जोड़ता है। शिक्षण और अधिगम के संबंध को मूल्यांकन जोड़ता है। शिक्षण में छात्र की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो जो शिक्षण है, शिक्षण में छात्र की भूमिका निष्क्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निष्क्रिय होना चाहिए। अब बात करते हैं 33वें नंबर पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अधिगम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण अधिगम है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में व्यवहार को मापा जाता है। जो शिक्षा है उसमें मनोवैज्ञानिक व्यवहार को किस तरीके से नापा जाता है, क्रियाकलापों के द्वारा, कि आप कितना सीखे हैं। तो वो अगर क्रियाकलाप कराएंगे तो वो पता चल जाएगा कि आप किस हद तक सीख पाए हैं, अधिगम के प्रति आप रुचि को ले पाए हैं। फीडबैक से तात्पर्य क्या है, फीडबैक हम क्यों लेते हैं, तो फीडबैक से तात्पर्य है प्रतिक्रिया। फीडबैक यानी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, फीडबैक देना यानी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना। छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। क्या होता है, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा होता है छात्रों में,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? प्रशंसा से। क्या है? प्रशंसा से। 37वां नंबर, थॉर्नडाइक का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? जो थॉर्नडाइक है उसका प्रमुख योगदान किस में है? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम का नियम। अधिगम का नियम इसका प्रमुख योगदान के क्षेत्र में है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा में स्मार्ट लक्ष्य का जो एम का अर्थ है वो क्या है? तो एम का अर्थ है मिजरेबल। क्या है? मिजरेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेबुला रासा का सिद्धांत किसने दिया? तो जो टेबुला रासा है उसका सिद्धांत दिया जॉन लॉक ने। टेबुला रासा का सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉक ने। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की संकल्पना किसने दी? जो है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की जो संकल्पना है वो किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे ने। ठीक है, जब छात्र गलती करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जब छात्र गलती करे तो शिक्षक को सुधार की अवसर देना चाहिए। उनको समझाना भी चाहिए और बाद में उनको सुधार की अवसर देना चाहिए, वो सुधर सके। अब बात करते हैं 42वां नंबर, अध्यापन की सफलता निर्भर करती है। तो जो अध्यापन है, अध्यापन की सफलता किस पर निर्भर करती है? विषय पर, कक्षा का अनुशासन, शिक्षण विधि, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। शिक्षण में ब्लैक बोर्ड किसका उदाहरण है? शिक्षण में हम ब्लैक बोर्ड क्यों यूज़ करते हैं? तो ब्लैक बोर्ड में हम अगर कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो उसको दृश्य करने के लिए, देखने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य। अब बात करते हैं 44वां नंबर, टीचिंग इज अ स्किल। जो टीचिंग है वो क्या है? सीखने की कला है, स्किल है। तो इस कथन को किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉरिसन नामक वैज्ञानिक ने दिया टीचिंग इज अ स्किल। 45वां नंबर, अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक क्या हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रेरणा। अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रमुख कारक हैं वो करेक्ट आंसर क्या है? प्रेरणा। अब बात करते हैं 46वां नंबर, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जो शिक्षा है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए दोस्तों ज्ञान मापना। मूल्यांकन क्यों करते हैं? ज्ञान मापन के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है, ना कि शिक्षक को आंकना, कक्षा का नियंत्रित करना और छात्र को पास करना। एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान क्या होनी चाहिए? एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान होनी चाहिए प्रेरणादायक के रूप में। किसके रूप में? प्रेरणादायक के रूप में एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान होनी चाहिए। 49वां नंबर, अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो अधिगम के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी है वो ध्यान केंद्रित करना। क्या करना? ध्यान केंद्रित करना अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब अंतिम जो क्वेश्चन है, शिक्षक का सामाजिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षक का सामाजिक दायित्व पढ़ाना नहीं, विद्यालय चलाना नहीं, परीक्षा कराना नहीं, समाज में बदलाव कराना शिक्षक का सामाजिक दायित्व होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।